कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन के बारे में। ये जो आपका कार्बन होता है, जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, सारी की सारी नॉन मेटल्स में कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6। अगर हम बात करें कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6, और कार्बन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 ही होती है। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, और कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का जो एटम होता है उसके अंदर जो ऑर्बिट्स होती है, उन ऑर्बिट्स के अंदर ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन के एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की जो सबसे पहली ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 6 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए फर्स्ट ऑर्बिट में, डेट इज के शेल में। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे एल शेल में। लेकिन ये जो एल शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। क्या हो गया? 2,4। तो हमने यहाँ देखा कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, कार्बन की जो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो हम बोल सकते हैं कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंस। कार्बन क्या शो करता है? टेट्रावैलेंस। ठीक, आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। क्या देखेंगे हम? बॉन्डिंग इन कार्बन। तो अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन के अंदर बॉन्डिंग की बात करें तो क्या होता है? ये जो आपका कार्बन होता है ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, और ना ही कभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर, और कभी भी ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब भी ये आयनिक बॉन्ड बनाता, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता तब भी आयनिक बॉन्ड बनाता। लेकिन कार्बन के लिए ये दोनों काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। मीन्स ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता। ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ऐसा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के 6 प्रोटॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े होते हैं। अब उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब दूसरा देखते हैं, कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट थी उसके अंदर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। जब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उतनी एनर्जी कार्बन एटम के पास नहीं होती। यही वजह है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब आपने देखा ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक तो पहली, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तो अगर इस प्रॉब्लम को
ओवरकम किया जाए तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसके लिए कार्बन क्या करता है, दूसरे अदर एटम के साथ या फिर कार्बन के और एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाता है। इन दोनों केस में भले से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पा रहा था, लेकिन जो आयंस फॉर्म हो रहे थे C+4 आयन और C-4 आयन, वो दोनों अनस्टेबल आयंस थे। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को, ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही है, इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। किस तरीके से? कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इसके बीच इसका किसी और कार्बन एटम के साथ या दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट। तो मैंने क्या बोला, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कार्बन सिर्फ और सिर्फ करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया, उसी के बेस पर हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये किसके बीच बनता है? ये बनता है कार्बन के सेम एटम के साथ या कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स टू मेक देयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। तो अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए या फिर इनर्ट गैस जैसा दिखने के लिए कार्बन क्या करता है, दूसरी नॉन मेटल्स के साथ या अपने ही कार्बन के एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा आपका डबल बॉन्ड होता है, और तीसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल बॉन्ड को, फिर देखेंगे हम डबल बॉन्ड, फिर देखेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जब दो नॉन मेटल्स चाहे वो सेम काइंड हो चाहे डिफरेंट काइंड, मीन्स या तो एक सी नॉन मेटल्स हो या फिर अलग अलग नॉन मेटल्स हो, अगर उनके बीच एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मीन्स एक नॉन मेटल ये है और दूसरी नॉन मेटल ये है, अगर ये दोनों नॉन मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रही हैं टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को देखते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएं, ये जो क्लोरीन है इसका मॉलिक्यूल बनाएं, तो इसके मॉलिक्यूल को बनाने से पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए क्लोरीन का। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है? 17। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। अब आपने देखा कि जो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो जो मेरी बाहर वाली ऑर्बिट है वो फुलफिल हो जाएगी, दैट इज वो इनर्ट गैस जैसी दिखने लगी। तो ये उसके लिए क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ या किसी और नॉन मेटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगी। वो शेयरिंग कैसे करती है देखिए। हमने क्या किया, 2 क्लोरीन के एटम लिए सबसे पहले, फिर हमने क्या किया, जो आपका क्लोरीन था उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन एटम के ऊपर 7 डॉट्स बना देंगे, क्योंकि 1 डॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पर कितनी डॉट्स बना दी? 7। ऐसे ही इस वाले क्लोरीन एटम पर कितनी डॉट्स बना दोगे? 7। और जो एक एक इलेक्ट्रॉन से, इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से, उनको क्या करोगे आप? सामने रखो। तो ये वाला क्लोरीन का एटम इस क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ये वाला क्लोरीन एटम इस वाले क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों क्लोरीन के एटम ने
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हम ये बोल सकते हैं ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का। तब यहाँ पर एक पेयर जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, एक पेयर से एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन एटम के बीच एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपसे बोलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, किसका? आपका ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका मॉलिक्यूल बनाइए। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन का एटम लिया। आप जानते हो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट बना दी। क्लोरीन का अभी मैंने आपको दिखाया, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे? क्लोरीन का एटम लिखकर उस पर 7 डॉट बना देंगे। ये जो 7 डॉट्स है उसमें से 6 डॉट तो इस तरीके से बनाओगे, और जो एक डॉट है एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, तो एक डॉट जो है वो आप इस हाइड्रोजन एटम के सामने बना। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स इसकी डुप्लेट फुलफिल हो गई। ऐसे ही आप क्लोरीन के देखो तो क्लोरीन की बाहर वाली में कितने थे? 7 थे। उसने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपने देखा जिस जगह पर ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है शेयरिंग में तो एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आपका HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म हो। आगे देखते हैं हम डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की ही तरह फॉर्म होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, मतलब जैसे मैं एक नॉन मेटल हूँ और मेरा फोन दूसरी नॉन मेटल है, मैं क्या करूँगा? मैं अपने फोन से 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन मैं अपने फोन को दूंगा या अपने कैमरे को दूंगा। तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी मेरे बीच और मेरे फोन के बीच, या फिर मेरे बीच और मेरे कैमरे के बीच, तो जो बॉन्ड बनकर तैयार होगा उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो आप एग्जाम्पल देखो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है, किसका बनाना है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसको बनाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है? 8। उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम पर 6 डॉट बना देंगे। कितनी डॉट्स बना देंगे? 6। अब इसके सामने दूसरा ऑक्सीजन का एटम रखते हैं, उस पर भी हम कितनी डॉट्स बना देंगे? 6। तो इनको इस तरीके से रखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स दोनों के सामने होना चाहिए। तो देखो यहाँ इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के सामने हैं। तो अब क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन का एटम इस ऑक्सीजन के एटम के 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन के 2 एटम ले लेगा, तो टोटल इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पर देखा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। किस वजह, किस लिए? ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट हुए कि ताकि दोनों इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें या फिर दोनों स्टेबल हो जाए। तो आपने देखा कि ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 4 डॉट्स दिख रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर कितनी है? 2 पेयर है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो जिसका नंबर कम होता है मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम को हम सेंटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सेंटर में। उसके बाद जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसको उस कार्बन एटम के इधर उधर लिख देते हैं। तो इस कार्बन के इधर एक ऑक्सीजन लिख दी और दूसरी ऑक्सीजन इधर लिख दी।
उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 में से 2 क्या करेंगे, हम इस ऑक्सीजन की साइड लिख देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली ऑक्सीजन की तरफ लिख देंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 है। तो हम 6 डॉट बना देंगे इस ऑक्सीजन के एटम की। ऐसे ही 6 डॉट इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर बनाएंगे। अब आप वही प्रोसेस रिपीट करना, ये वाला ऑक्सीजन का एटम इस कार्बन के 2 एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन एटम इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम से लेगा ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से। तो कार्बन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। मींस कार्बन की ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगी। तो आपने देखा ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। मींस यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 2-2 पेयर बन रहे हैं। तो जब भी 2 पेयर फॉर्म होंगे इलेक्ट्रॉन्स के तो वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप, कार्बन लिखा, इस वाली ऑक्सीजन की तरफ हमने क्या किया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से आपका CO2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, प्रोसेस सेम होती है। आगे देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, या तो सेम काइंड ऑफ नॉन मेटल्स के बीच या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन मेटल के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएं, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है। तो आप इन दोनों एटम को सबसे पहले अलग अलग लिखोगे, लिख दिया। फिर आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन होती है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5। अगर इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसकी बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। मींस इसकी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगी। जब इसकी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ या किसी और नॉन मेटल के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये नाइट्रोजन का एक एटम लिखा, इसके पास बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम 5 डॉट बना देंगे। तो 3 डॉट तो बनाएंगे दूसरे एटम के सामने, इस नाइट्रोजन के सामने इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ऐसे ही इस वाली नाइट्रोजन के इस वाली नाइट्रोजन एटम के सामने 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पीछे लिख दिए, कहीं भी लिख सकते हो। अब क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन का एटम इस नाइट्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही ये वाला जो नाइट्रोजन का एटम है ये दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा या कॉन्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो आपने देखा कि इस ओवरलैपिंग वाले एरिया पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। मींस कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, 3 पेयर। तो जब 3 पेयर फॉर्म होंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, एक पेयर एक बॉन्ड, दूसरा पेयर दूसरा बॉन्ड, तीसरा पेयर तीसरा बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। चाहे ये जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ आपको समझाए, इसके अंदर आप सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, डबल बॉन्ड बना सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रैक्टिस करना। आगे मूव करते हैं हम और देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होती है ये गैसियस स्टेट में मिलती हैं मोस्टली। इसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन लो अगर है तो क्यों होता है, इस वजह से
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स का लो होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तीसरी बात होती है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं और जो आपका वाटर होता है वो पोलर होता है। तो जो पोलर होते हैं वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। दैट इज, अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। यही वजह है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करती है? इसके पीछे ये रीजन है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही फ्री आयंस होते हैं, इस वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि इथेनॉल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, या फिर आपका जो ग्लूकोज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये इथेनॉल और आपका जो शुगर होती है या ग्लूकोज होता है ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये कभी भी फ्री आयंस नहीं देते या फिर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और एलोट्रॉपी क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो वो आपकी ये होती है कि अगर कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स वो केमिकली तो सिमिलर है लेकिन फिजिकली शेप अलग है, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, ये सारी की सारी फिजिकल फॉर्म्स कहलाती है। मीन्स जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो फिजिकली तो डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलोट्रॉप्स को डिफाइन करें तो कैसे करोगे कि जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन वो केमिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो कहलाते हैं एलोट्रॉप। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उस कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो है आपका डायमंड, दूसरा एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, और तीसरा कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है वो होता है आपका फुलरीन या बकमास्टर फुलरीन, ये बोल सकते हैं। तीनों हैं कार्बन लेकिन फिजिकल फॉर्म और इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये जो डायमंड होता है, डायमंड के स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉट, बड़ी सी डॉट दिखाई दे रही है, ये जो बड़ी सी डॉट है ये बता रही है कि ये एक कार्बन है। तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर एक कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर जो 4 जुड़े उनमें जो एक फिर 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ती है। मीन्स यहाँ पर डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इस वजह से जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड और हैवी होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं डायमंड की जो आपको याद करनी है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये जो डायमंड होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, डायमंड से हार्ड नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है, इसी वजह से हम बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है नेचर में वो आपका डायमंड होता है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर यहाँ एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहता है। फिर ये वाला कार्बन भी 3 अदर कार्बन से जुड़ता है और यहाँ भी क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, इन लेयर्स के बीच ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा रहता है, जिस वजह से ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, आपका जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उनके लेयर्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा होता है, इस वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। अगर आप ग्रेफाइट को देखना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारी वॉच के अंदर सेल पड़ता है या बैटरी पड़ती है, कभी उसको बचपन में तोड़ा होगा आपने, तो एक रॉड निकलती है, वो रॉड ग्रेफाइट की रॉड होती है। वो वहाँ पर इसी वजह से लगाई जाती है क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब थर्ड एलोट्रॉप हम देखते हैं कार्बन का, वो है आपका फुलरीन। क्या है? फुलरीन। तो फुलरीन या बकमास्टर फुलरीन ये कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जिसके अंदर एक फुलरीन के मॉलिक्यूल में 60 कार्बन, एक फुलरीन के मॉलिक्यूल में 60 कार्बन इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं कि वो एक इस तरीके की बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन जुड़े होते हैं बाया कोवेलेंट बॉन्ड, और वो कुछ फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किसके जैसा? फुटबॉल जैसा। तो ये आपका फुलरीन होता है, या फिर इसको हम बकमास्टर फुलरीन भी बोलते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको एज इट इज रखनी है, कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है इसमें। आगे चलते हैं और हम देखते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर के अंदर कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड से लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के नेचर में प्रेजेंट है। लेकिन सबसे पहला रीजन ये दिमाग में आता है कि अगर कार्बन के नेचर में इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी या कोई ना कोई तो उसका रीजन होगा। तो कार्बन के नेचर में इतने ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए 4 प्रॉपर्टीज रेस्पॉन्सिबल है। वो कौन सी है 4 प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से कार्बन के नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। दूसरा है कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी। क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी, या ये बोल सकते हो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है नेचर में, इस वजह से कार्बन के नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स। थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड। दैट इज कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। एक ये भी वजह है कि कार्बन के नेचर में बहुत सारे कंपाउंड। और लास्ट आइसोमेरिज्म, कार्बन शो करता है आइसोमेरिज्म। तो ये आपके जो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हैं, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड और आइसोमेरिज्म, ये 4 प्रॉपर्टी ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैटिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कैटिनेशन सिलिकॉन शो करता है, सल्फर शो करता है, कार्बन शो करता है। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं। मींस क्या होता है, एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है वाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है। मींस जब कार्बन एटम के बीच या फिर सिलिकॉन एटम या फिर सल्फर, ये जो एटम्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं वाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जब ये आपस में जुड़े, बेसिकली कार्बन के एटम्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है वाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं। या तो स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, या फिर ब्रांच्ड चेन बना लेते हैं कुछ इस तरीके की, या फिर साइक्लिक चेन्स बना देते हैं कुछ इस तरीके। ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। लेकिन मैंने आपसे बोला कि कैटिनेशन कार्बन शो करता है, सल्फर शो करता है, सिलिकॉन शो करता है। इन तीनों एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है वो आपका कार्बन शो करता है। तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसके पीछे की जो वजह है उसको हम समझते हैं कि कार्बन कैटिनेशन लार्ज एक्सटेंट तक क्यों शो करता है। तो इसका जो मेन रीजन है, कार्बन का एक तो जो साइज होता है
वो स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। दूसरी बात, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ये 3 प्रॉपर्टी है। इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो होता है वो लार्ज एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कार्बन लार्ज एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन शो नहीं करता कैटिनेशन लार्ज एक्सटेंट तक। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, कार्बन का जो एटम होता है उसका साइज स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन के एटम्स के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन का जो एटम होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो जब साइज बड़ा है तो इसके बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इस वजह से सिलिकॉन लार्ज एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो नहीं करता, लेकिन कार्बन लार्ज एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं। ठीक है फिर। अरे फट गई यार, बहुत कसम भाई। एक बार तो मैं नोट कर रहा था तभी इतनी लंबी हो गई। हाँ, अरे यार थोड़ा बोल रहा है।